नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने साइंस एंड टेक की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पिछले 1.5 सालों का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको और कुछ भी करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा कि हमने एनालाइज भी किया था 69th बीपीएससी में या फिर 68th बीपीएससी के करंट अफेयर्स, तो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 10 में से 9 क्वेश्चन आप समझ लो, तो आपको विजन आईएएस पीटी 365 से मिल जाएंगे। तो जब एग्जामिनर अपना सोर्स चेंज कर रहा है, तो आप वन लाइनर मैगजीन पर विश्वास नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा-सा आपको अपना डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो आसानी से आपके बन सकते हैं, मार्क्स आ सकते हैं, तो आप उसको तैयार करके जाओ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जो 5G टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन आया, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन तो बहुत ही वाइड है। हम 4-5 एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो एप्लीकेशंस है उसका बस 4-5 ही है, बहुत सारे हैं। इसलिए थोड़ा-सा जहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, तो वहाँ पर आपको दिमाग खोल कर रखने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आपका आंसर आपकी आँखों के सामने होगा। ठीक है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स की आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। ये मैं सेक्शन वाइज़ कवर करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और आप देख लो 69th बीपीएससी में 2-2 क्वेश्चन, 68th बीपीएससी में भी 2-3 क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी से आए हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। इसीलिए मैंने उसको सबसे पहले कवर किया है और थोड़ा-सा लेक्चर लंबा भी रहा है। लेकिन अब आपको थोड़ा-सा कम समय का लेक्चर मिलेगा, क्योंकि अब कंटेंट उतना ज़्यादा है नहीं साइंस एंड टेक में। तो आप आसानी से समझ सकते हो और याद रख सकते हो। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ से आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, और सिर्फ आपको हाइलाइटेड पॉइंट ही देखना है। जैसे यहाँ पर इतने सारे डाटा दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ हाइलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना है, समझना है, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और यहाँ पर आपको एक ट्रस्ट बनाना है कि यस, इस बार आपका सिलेक्शन होगा और आप एक अच्छे मार्क्स से कट ऑफ क्लियर करोगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखो, यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन डेफिनेटली दिस ईयर। ओके, तो एक माइंडसेट आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि अब समय कम है, लगभग आपको 80 डेज के आसपास बचे हैं। तो उस हिसाब से आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। सब कुछ पढ़ने से नहीं हो पाएगा। यू रिमेंबर द 80-20 रूल, कि भाई 20% पढ़ो और 80 क्वेश्चन उसी से आएँगे, 80% क्वेश्चंस उसी से आएँगे, तो हम क्यों ना उस 20% पर फ़ोकस करें। तो आने वाले समय में हम उस पर भी, टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आने वाले समय में बिहार स्पेशल का जो सीरीज़ है उसको भी लॉन्च किया जाएगा आपके लिए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो आसान हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। हम आज बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी कहते किसको हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस और मेडिकल का आप फील्ड मान लो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट करते हैं बायोलॉजी के साथ। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे मेडिसिन्स का बनाना हो, या फिर वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हो, या फिर हमें डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट्स बनाने हैं, या फिर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो रही है इंसानों को, उसको डील करना हो, तो हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है?
टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल बायोलॉजी में कर रहे हैं, तो ये होता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि जीन एडिटिंग कैसे होता है, जीनोम एडिटिंग कैसे होता है, क्या है ये जीनोम एडिटिंग। ठीक है, तो उससे समझने से पहले आपको थोड़ा सा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा, आप साइंस में पढ़ते भी हो कि जो सेल है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो सेल मिलकर आपका टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम ये बनता है। तो अगर हम एक सेल को ऑब्जर्व करें तो सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलते हैं। मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ या ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सेल, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोजोम्स मिलेंगे। और जब आप क्रोमोजोम्स को इलोंगेट करेंगे तो एक प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको आप डीएनए कहते हैं। डीएनए से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ चुका है बीपीएससी में। तो डीएनए कहते हैं, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी प्रकार से आरएनए का भी डेफिनेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो जब हम क्रोमोजोम्स को इलोंगेट करते हैं तो आपका डीएनए दिखता है, और डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट आपका जीन कहलाता है। तो यही जीन जब एक्सप्रेस होता है तो जो ट्रेट्स हैं एनिमल्स के या ह्यूमंस के या प्लांट्स के, वो फिर प्रदर्शित होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का आँख काला होगा या ब्राउन होगा, या किसी व्यक्ति का हेयर ब्लैक होगा या करली होगा, ये सब आपके जीन एक्सप्रेशन का ही कमाल है। ये सब आपके डीएनए में मेंशन रहता है, रिकॉर्डेड रहता है। इसीलिए तो आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो शरीर का डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू टाइम उसी अनुसार होता है कि कब दांत आएंगे, कब हाथ आएंगे, 2 हाथ होगा कि 4 हाथ होगा, वो सब आपका डीएनए में रिकॉर्डेड होता है। और समय के अनुसार जब जीन एक्सप्रेशन होती है तो फिर आपका वो बॉडी पार्ट्स बनने लग जाते हैं उसी अकॉर्डिंग में। तो ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको बेसिक समझाया, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं क्लियर कर पाओगे तो फिर ये जो कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का वो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आपका ये हो गया सेल, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो आप देख रहे हो क्रॉस टाइप स्ट्रक्चर, ये है आपका क्रोमोजोम। और क्रोमोसोम एक प्रकार से वो कंडेंस फॉर्म में होता है, और जब हम इसे इलोंगेट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये डीएनए है। और डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख लो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से डबल हेलिक्स हम कहते हैं इसको, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो इसी में आपके इंफॉर्मेशन कोडेड रहते हैं, जिसको आरएनए इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाता है, और उस हिसाब से आपका ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सब डेवलप होता है। तो ये बेसिक क्लैरिटी आपको आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताया, ये जानना जरूरी था। अब हम समझते हैं जीन एडिटिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। अब डीएनए क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक जीन जिसके अंदर होते हैं, और वो आपके ट्रेट्स को या गुण को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि आपके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है, जेनेटिक इश्यू है। लेट्स से कि डीएनए में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आगे चलकर हो सकता है किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी होगी। ठीक है, तो जब ऐसी बात है तो हमें पहले ही पता चल गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक जीन को जो हो सकता है कैंसर को डेवलप कर दे, तो हम उसे कट कर सकते हैं और फिर उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो सकता है। तो फिर वो बीमारी से हम बच सकते हैं। ये तो मैंने कैंसर का एग्जांपल लिया, बाकी अन्य डिजीज के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि अभी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और रिसर्च नहीं हो पाया है इस फील्ड में, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार से डिजीज ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स। तो जीन एडिटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए है उसके अंदर जो स्पेसिफिक जीन है, अगर उसमें कुछ फॉल्ट है या फिर हम उसमें कुछ स्पेसिफिक गुण डालना चाहते हैं। आजकल डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट आ रहा है कि हमें ये आँख चाहिए, ये नाक चाहिए, ये माइंड चाहिए।
ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं जीन एडिटिंग के संभव हो सकता है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, प्लांट्स। ये जो आज के प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आ रहे हैं कि भाई हमें हाई यील्डिंग क्रॉप्स चाहिए, ठीक है? या फिर हमें ऐसा क्रॉप चाहिए जो पेस्ट रेसिस्टेंट हो, ठीक है? या फिर ड्राउट रेसिस्टेंट हो कि अगर ड्राउट भी आ जाए तब भी वो क्रॉप टिका रहे। तो कहीं न कहीं जेनेटिक एडिटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज़ करते हैं, जिसको बाद में अगर उस पार्टिकुलर क्रॉप्स में स्पेसिफिक ट्रांसजेनिक जीन डाला गया तो उसको हम क्या नाम देंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्योंकि उसके जीन को मॉडिफाई किया गया है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ा, लेकिन अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि जीनोम एडिटिंग क्या है। तो इसके तहत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को अल्टर करते हैं ताकि जो डिजायर्ड ट्रेट है वो हम उस प्लांट, एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म में ला सके, ठीक है? और इसके कारण आपका फिजिकल ट्रेड्स में चेंज हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम जीन एडिटिंग तो करेंगे, लेट्स से कि आपका डीएनए का एक स्पेसिफिक पोर्शन है, तो हम इसको लेट्स से कट करेंगे, तो कट करने के लिए एक सीजर तो चाहिए। ये आपका फिजिकल सीजर नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पर कटिंग होने वाली है। तो ऐसा नहीं कि जो फिजिकल सीजर आप यूज करते हो उससे हो जाएगा कटिंग, नहीं, मॉलिक्यूलर सीजर आता है इसके लिए। और मॉलिक्यूलर सीजर का नाम ही है क्रिस्पर आर। तो ये अच्छे से नाम याद रखना है कि आपका जो क्रिस्पर आर है ये क्या है? बेसिकली जीन एडिटिंग के लिए मॉलिक्यूलर सीजर है। तो यहाँ से एक लाइन में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से हमने आपको जीनोम एडिटिंग के बारे में बता दिया। एक आता है आपका एसडीएन, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। तो ये जो आपका एसडीएन है, इट रिफ्लेक्ट्स कि जो आपका डीएनए जहाँ से हम कट करेंगे उस प्रोसेस को आपका साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस कहा जाता है। जैसे लेट्स से कि हमें यहाँ पर कट करना है, ठीक है? तो इस कटिंग के प्रोसेस को हम साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है? तो होप यू अंडरस्टूड एसडीएन, अंडरस्टूड द क्रिस्पर एंड जीनोम एडिटिंग। तो इतने क्लैरिटी के साथ आपको कोई नहीं समझाएगा, खासकर आजकल जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से आपको ये अंडरस्टैंडिंग काफ़ी रिक्वायर्ड है। अब आप सोचो कि जीनोम एडिटिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? तो हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हो सकता है, मेडिकल फील्ड में हो सकता है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेट्स से कि भविष्य में कोई अगर जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाया, आपका जो नॉर्मल जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? और एक दो पॉइंट आपको और याद रखना है कि जैसे क्रिस्पर आर टेक्निक है उसी प्रकार से अन्य कुछ जीनोम एडिटिंग टेक्निक है, जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियस और एक है आपका टेलेंस। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि टेलेंस और जिंक फिंगर न्यूक्लियस ये क्या है? तो बेसिकली जीनोम एडिटिंग का एक टेक्निक है, जैसे आपका क्रिस्पर आर है, ठीक है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये हमने आपको बता दिया। एप्लीकेशंस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा वाइड रहना पड़ेगा, थोड़ा सा विस्तार से सोचना पड़ेगा। जैसे हेल्थ के फील्ड में तो यूज होगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में मैंने आपको बता दिया ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स हो गए या फिर पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स हो गए। और उसके लिए आपको भी पता होगा बीटी कॉटन का इस्तेमाल भी होता है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, और विदेशों में तो और भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल हो रहा है उसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए, ठीक है? तो आप जीनोम एडिटिंग के एप्लीकेशंस देखो, काफ़ी वाइड आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हमें ऑल ऑफ द एबव पर जा सकते हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकते हैं, ठीक है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि हमने जो क्रॉप्स के डीएनए है उसके पार्टिकुलर जीन को मॉडिफाई कर दिया टू इंसर्ट ए पार्टिकुलर फॉरेन जीन जो डिजायर्ड ट्रेट्स या गुण को दिखा सके, रिफ्लेक्ट कर सके प्लांट्स में।
ठीक है, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको बताया बीटी कॉटन है। तो बीटी कॉटन क्या है आपका, कि हमने फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया, बैक्टीरियल जीन होता है कॉटन के प्लांट में, और फिर वो कॉटन जो ग्रो करेगा वो बेसिकली पेस्ट रेसिस्टेंट होगा। ठीक है, और क्राई टू एआई को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक जीन है, और इसको जब हम कॉटन में इंसर्ट करते हैं तो फिर ये जो आपका पिंक बोलवॉर्म जो डिजीज है या फिर इंसेक्ट है, इससे वो फाइट कर लेता है। मतलब जैसे ही अगर वो उस कॉटन को खाएगा कीड़े, तो फिर वो मर जाएगा। ठीक है, तो वो फिर कॉटन के पैदावार को अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये सब टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। फिर है आपका बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी। तो ये भी याद रखना है आपको कि इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है बीपीएससी में भी पूछ लिया जाए। तो होप यू अंडरस्टूड। ये 2-3 चीज़ें याद रखनी, जो मैंने हाईलाइट किया है बस वही याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाम को आप डिकोड करो, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब इसमें हो क्या रहा है कि जो डीएनए है एक पार्टिकुलर स्पीसीज का, उसको हमने निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमने इंसर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने डीएनए कंबाइन किया है, तो उसी को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहाँ पर जो जीन्स होते हैं पार्टिकुलर स्पीसीज को, उसको दूसरे स्पीसीज में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं ताकि हम डिजायर्ड ट्रेट हासिल कर सकें। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपको बस नाम ध्यान रखना है, और क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। तो जीनोम सीक्वेंसिंग भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर को ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है, तो आपको जीनोम सीक्वेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बीपीएससी ने भी पूछा है। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और डीएनए का तो फुल फॉर्म हमने बता ही दिया है। और डीएनए को किसने बेसिकली डिस्कवर किया, और आरएनए को किसने डिस्कवर किया, ये सब आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका भी रिकॉलिंग पावर मजबूत हो, और आप जो भी रिकॉल करें आपको यहीं पर याद हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है, ताकि कोई भी शंका हो वो यहीं पर दूर हो जाए विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो एमआरएनए हो जाता है आपका मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और आरएनए का मतलब हुआ राइबो न्यूक्लिक एसिड। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और ये सब नाम आप लिख लें क्योंकि हो सकता है फिर से पूछा जाए। फिर आरआरएनए का मतलब होता है राइबोजनल राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। फंक्शंस क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जीनोम सीक्वेंसिंग को समझते हैं। जीनोम मैंने आपको बता ही दिया, जो आपका पूरा सेट ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, उसको हम जीनोम कहेंगे। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि हम जीन की सीक्वेंसिंग करते हैं। जीन की सीक्वेंसिंग करने का मतलब ये हुआ कि जब आप डीएनए को देखोगे तो इस प्रकार से आपका डीएनए होता है, और उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि बेसिस में होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्यूनिन होता है, और थियामाइन होता है। तो ये बेस पेयर में अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कैसे होते हैं, तो एडेनिन जो है वो थायमाइन के साथ अट्रैक्ट होता है, और जो आपका ग्यूनिन है वो साइटोसिन के साथ आपका अट्रैक्ट होता है। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एट द गर्ल्स क्लब। तो जीसी का मतलब क्या हुआ, ग्यूनिन और साइटोसिन एक साथ अटैच होते हैं, और जो आपका एडिनिन है और थियामिन है वो एक साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिटेल से थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे ये आप देखो, ये डीएनए में मॉलिक्यूल हो गया आपका, मान के चलिए जीनोम है। तो ये नॉर्मली इस फ्रेगमेंटेड फॉर्म में रहता है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि भाई आगे चलकर ये क्या पैटर्न शो करेगा। लेकिन जब हम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं बेसिकली
जीनोम का, तो हमें पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ, इसके बाद ये एक्सप्रेस होगा, इसके बाद ये एक्सप्रेस होगा, इसके बाद ये एक्सप्रेस होगा। तो एक प्रकार से पैटर्न पता चल गया, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है उसका ग्रोथ किस प्रकार से होने वाला है, उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से होने वाला है, क्या कोई डिजीज फ्यूचर में आ सकती है इसको, ये सब जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद हमें आराम से पता चल जाता है। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखो इस प्रकार से फ्रेगमेंटेड है नेचुरल फॉर्म में, तो उसको जब हम सीक्वेंस करेंगे तो हम अरेंज करते हैं, और ये सब थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, आपका लैब में ही ये सब किया जाता है, आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम सीक्वेंस करेंगे तो इस प्रकार से वो अरेंज हो गया। तो आप देखो जैसा कि मैंने बोला, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो 4 नाम हमने आपको बताया, उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे हम यूज करते हैं, GCTA ऐसे करके। तो जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो आप देखो, एक जीन आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, तो यहाँ पर देखो ये ओवरलैपिंग पोर्शन है, ओवरलैपिंग पोर्शन है। तो जब हम इसकी रीसीक्वेंसिंग करेंगे तो ये ओवरलैपिंग वाला हटा दिया जाएगा, तो क्या बनेगा, ये वाला हो गया, फिर एक तो ये हो गया, फिर आपका नेक्स्ट ये बनेगा, फिर आपका ये बनेगा, फिर नेक्स्ट ये बनेगा। तो इस प्रकार से जो आपका जीनोम है, आपका जो पूरा सेट ऑफ जीन है, वो बेसिकली असेंबल हो गया, अरेंज हो गया एक पार्टिकुलर पैटर्न में, और उस हिसाब से जो व्यक्ति के डेवलपमेंट है या उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस होता है आपका जीनोम सीक्वेंसिंग का। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड दिस बेसिक पॉइंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और कौन किसके साथ पेयर होता है। डीएनए में आपको ध्यान रखना है कि आपका ये 4 आपके न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं जो कि बेस पेयर्स में अट्रैक्ट होते हैं, और ये 4 आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन आपको समझना है। जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो काफ़ी वाइडर एप्लीकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया डिजीज के डायग्नोसिस, कि कोई व्यक्ति भविष्य में क्या डिजीज ला सकता है अपने शरीर में, जेनेटिक डिजीज बेसिकली मेनली, तो वो आपको पता चल सकता है। साथ ही साथ अगर हमें पता है कि पार्टिकुलर प्लांट्स का ये ट्रेट्स है या फिर इस प्रकार से वो जीन एक्सप्रेस करेगा, तो हम एग्रीकल्चर में भी, क्रॉप में भी सुधार कर सकते हैं। जो भी डेजरेबल ट्रेड्स हैं उसको हम निकाल कर दूसरे प्लांट्स में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा कीवर्ड पर, एरियल मेटाजेनोमिक्स। क्या है एरियल मेटाजेनोमिक्स? अब आपको जीनोमिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो मेटा का मतलब होता है लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा, एरियल का मतलब एयर, और जीनोमिक्स मतलब जीन रिलेटेड जीन हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी आपका डीएनए सब का फील्ड है वो। तो एरियल मेटाजेनोमिक्स का मतलब ये होता है कि जब हम हवा में या एयर में जेनेटिक सैंपल्स या फिर डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं ब्रॉडर लेवल पर, तो वो होता है आपका एरियल मेटाजेनोमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टडी ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ माइक्रोबियल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम एयर। माइक्रोबियल सैंपल्स मतलब जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब हवा में रहते हैं, ठीक है। तो इसके सैंपल्स को एनालाइज किया जाए ताकि हम ये भी पता लगा सके कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस एयर में है और क्या वो ट्रेट रखता है। ये कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन दैट वाज स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली वाया एयर, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिया। अब जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। एक तो है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये 1990 में लॉन्च हुआ था, और ऑलरेडी इसने 92% ऑफ द टोटल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। लेकिन जो बचे 8% है उसको कंप्लीट किया गया टेलीमियर टू टेलीमियर कंसोर्टियम के द्वारा 2022 में, और इन दोनों को मिला दो तो 100% ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई है। लेकिन इंडिया के लेवल पर भी जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य चल रहा है, क्योंकि इंडिया में भी आप देख सकते हो जेनेटिक डिजीजेज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, डिजीज स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होती हैं।
तो ऐसे में अगर जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया जाए तो हमें एक पैटर्न पता चल जाएगा, जिसके माध्यम से हम डिजीज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सब और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट याद रखना है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये प्रोजेक्ट है और इसका क्या एम है, लगभग 10,000 जेनेटिक सैंपल्स जो इंडियन सिटीजन्स है उससे कलेक्ट करो और फिर एक रेफरेंस जीनोम तैयार कर लो। ठीक है। उसके बाद है इंडीजेन प्रोग्राम। ये आपका CSIR का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर लगभग जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी 1029 यानी कि 1029 हेल्दी इंडियंस का, फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, फ्रॉम डाइवर्स लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये दो प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है किसका इनिशिएटिव है और क्या है ये, ताकि आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर सको। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं हम 3 पेरेंट बेबी। तो जब हम 3 पेरेंट्स बेबी की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, क्या कुछ नाम आपको याद आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस हम कहते क्यों हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है कैसे, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ATP का भी आप फुल फॉर्म बताओ, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल, एंड दैट्स वाई सेल जो है अपने फंक्शंस, जो भी नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी आती है, यानी कि आपके सेल के पास वो एनर्जी जा रही है और उसके बाद आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है। तो यही चीज़ होता है, हर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी जनरेट कर रहा है और फिर आपका काम हो रहा है। और एक पॉइंट जरूर याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है ये सिर्फ मदर से आता है, फादर से नहीं आता है। यानी कि जो बच्चे हैं, है ना, तो जब बच्चे का एक प्रकार से मतलब मान के चलो, जब गैमेट्स फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर कुछ पेरेंट्स के मटेरियल्स आते हैं, कुछ मदर के आते हैं, मतलब फादर और मदर। तो जो मदर की तरफ से माइटोकॉन्ड्रियल DNA आता है, फादर की तरफ से माइटोकॉन्ड्रियल DNA नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बाकी ये सब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो होप यहाँ तक आपको और अच्छे से समझ में आया होगा बायोटेक्नोलॉजी के वाइडर एप्लीकेशंस। क्योंकि ऐसे अगर हम एक लाइन में पढ़ा सकते थे कि जीनोम एडिटिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाए तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। और आपको फिर कोई अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है तो आप उस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब एक कंसेप्ट है आपका सेल फ्री DNA। तो नाम से ही पता चलता है सेल फ्री DNA का मतलब ये हुआ कि भाई सेल के बाहर ये DNA मौजूद होता है। जैसे हम तो सेल से ही बने, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड्स हैं, प्लाज्मा है। तो जब सेल के बाहर DNA एग्जिस्ट करता है, इन द प्लाज्मा, इन द फ्लूइड, इन द यूरिन, तो फिर उसको हम सेल फ्री DNA कहते हैं। बस यही नाम याद रखना है कि आउटसाइड द सेल। ठीक है। तो मेन फोकस वही है। अब एक कंसेप्ट है स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल्स तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है वैसे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज़रूरत है बस उतना ही पढ़ना है, लेक्चर को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हम और आप सिंगल सेल से ही इवॉल्व हुए हैं। कैसे? क्योंकि जो सेल है वो धीरे धीरे डिवाइड होता है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस टाइप से आपका सेल डिवाइड हो रहा होता है। तो जैसे जैसे सेल डिवाइड होगा आपका टिश्यू में कन्वर्ट होगा, टिश्यू से ऑर्गन में कन्वर्ट होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होगा, फिर आप एक पूरा ह्यूमन की तरफ बनते हो। उसी प्रकार से अदर एनिमल्स में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो सेल डिवीजन होता है। ठीक है। एक सेल से ही आप बने हो, इतनी जो बड़ी बॉडी आपको दिख रही है वो सिर्फ एक सेल का कमाल है, जो इतना ज़्यादा डिवाइड किया है कि आप एक ऑर्गन सिस्टम बन गए हो। ठीक है। तो स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल एक प्रकार से
एक यूनिक सेल है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है। मोस्टली आपको बोन मैरो में स्टेम सेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो स्टेम सेल्स है एक यूनिक टाइप ऑफ सेल है जहाँ पर वो किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो सकता है। स्पेशलाइज्ड सेल का क्या मतलब हुआ, जैसे आपका जो लीवर बना है ना, वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना है, ठीक है। या फिर आपका जो हार्ट बना है वो आपका एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना है, जो आपका हार्ट रिलेटेड टिश्यू है, जब वो कंबाइन किया तो फिर आपका हार्ट बना। उसी प्रकार से आपका जो आई है वो भी एक स्पेशलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो इसी को हम स्पेशलाइज्ड सेल कहते हैं। लेकिन आपका जो स्किन सेल है ये भी एक प्रकार से आपका एक स्पेशलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो स्टेम सेल्स के पास ये पोटेंशियल होती है कि भाई वो किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, वो लीवर बन सकता है, वो हार्ट बन सकता है। तो इसका मतलब अगर हम स्टेम सेल्स को जो उसका पोटेंशियल है उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सके, तो अगर लेट से कि कल को मेरा कोई लीवर या कोई ऑर्गन खराब हो गया तो उस स्टेम सेल्स को हम कल्चर करके वो पार्टिकुलर ऑर्गन बना सकते। तो ये पोटेंशियल स्टेम सेल का काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। उसी प्रकार से स्टेम सेल का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो होता क्या है आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर हम स्टेम सेल का इस्तेमाल करें तो स्टेम सेल जो है वो बेसिकली जब उसे रिलीज किया जाता है ब्लड में, तो जो कैंसर सेल डेवलप हो रही होती है उसको फिर रिप्लेस कर दिया जाता है इस स्टेम सेल से। फिर वो अपना ऑर्गन्स को मतलब रिजुमिनेट करने में मदद करती है। ये बेसिक फंक्शन हुआ स्टेम सेल का। इसके डिफरेंट टाइप्स है, प्लुरिपोटेंट, टोटिपोटेंट, उसके डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो स्टेम सेल याद रखना है, इट हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। इट कैन बी लीवर, इट कैन बी योर हार्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एप्लीकेशंस कैंसर ट्रीटमेंट में हो सकता है या फिर डिजीज के नेचर को समझने में हो सकता है। जैसे देख सकते हो आप, है ना, स्टेम सेल थेरेपी का नाम आपने सुना होगा कि हम स्टेम सेल्स इंसर्ट करते हैं इनटू द डैमेज टिश्यू ताकि ये डैमेज टिश्यू को रिप्लेस किया जाए न्यू सेल्स से। और न्यू सेल्स जो स्पेसिफिक डिमांड है वो स्टेम सेल पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जानना नहीं है। हाँ, एक टोटीपोटेंट का नाम आपको ध्यान रखना है। तो टोटीपोटेंट का मतलब क्या हुआ, इट हैज़ द पोटेंशियल कि ये किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। तो जब जाइगोट बनता है, ठीक है, तो वो आपका टोटीपोटेंट सेल है क्योंकि वो किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस। उसके बाद हम चलते हैं एक वन लाइनर एमसीक्यू की तरफ। वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव बर्थ ऑफ चिमेरिक मंकी, इसको चाइना में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें डीएनए के 2 सेट्स मौजूद हैं। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जब हम चिमेरा की बात करते हैं, है ना, ये चिमेरा तो होता तो है ये सिंगल ऑर्गेनिज्म जैसे मंकी की बात करें, लेकिन जो इसमें सेल होते हैं, जो सेल होते हैं वो मोर देन वन जीन्स के होते हैं, ठीक है, मोर देन वन जीन्स के होते हैं या जेनेटिक मेकअप के होते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में भी रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज, कार्ट CAR-T सेल थेरेपी है। तो ये बेसिकली एक लाइन में आपको याद रखना है कि CAR-T सेल थेरेपी की मदद से हम कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और CAR-T का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। हालांकि पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन माइंड में आपको बस एक दो बार रिवाइज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बेसिक्स बताते हैं कि भाई, क्योंकि CAR-T सेल थेरेपी तो आप समझ गए, लेकिन ये टी सेल बी सेल क्या होते हैं। बेसिकली टी सेल बी सेल होते हैं ये हमारे इम्यून सेल होते हैं, यानी कि अगर कोई फॉरेनर इन्वेजन हुआ है हमारे शरीर में, ठीक है, तो ये टी सेल बी सेल है, ये फाइट करते हैं उस फॉरेन इन्वेडर के खिलाफ और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दीज आर इम्यून सेल दैट अटैक
इन्फेक्शन काउजिंग पैथोजन, इट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो जो टी सेल बी सेल है, ठीक है, इसको आपको समझना है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तो आप बताओ कि ये जो आपका डब्ल्यूबीसी आरबीसी वो कहाँ बनता है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट्स है ये आपका डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है, वाइट ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको पता है कि इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो अगर कोई इन्वेडर आता है तो फिर डब्ल्यूबीसी उससे लड़ता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स में दो टाइप ऑफ सेल आ जाते हैं, जिसको मैंने आपको बताया, टी सेल्स और बी सेल्स। तो जो टी सेल्स है वो आपका फॉरेन इन्वेडर से डायरेक्टली फाइट करता है। जैसे होता है ना युद्ध के मैदान में जो राजा है वो डायरेक्टली फाइट करने का, तो जैसे इसको पता चलेगा कि भाई फॉरेन इन्वेडर आ गया है तो टी सेल डायरेक्टली जाएगा, फाइट करेगा, उसको भगाएगा, उसको किल करेगा, जो भी इसका मैकेनिज्म है। जो बी सेल होता है डायरेक्टली फाइट तो नहीं करता है, लेकिन ये एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी बनाने का मतलब ये हुआ कि भाई जो एंटीबॉडी है वो बेसिकली फॉरेन जीन्स पर स्टिक हो जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये मतलब होता है टी सेल बी सेल का। तो दोनों जो है आपका इम्यून सेल है और ये आपका एंटीजन से फाइट करता है। और ये अच्छे से याद रखना है, टी सेल हो या बी सेल हो, दोनों बोन मैरो में ऑरिजिनेट होता है। बोन मैरो पर भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो इतना बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी डाउट। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो जल्दी से आप लाइक शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो हम उस डाउट को भी एड्रेस करेंगे, लेकिन आपको बस शांति से रिवीजन करना है, सुनना है, और फिर आप देखो कि आपका एग्जामिनेशन निकलने ही वाला है। ठीक है, जल्दी से आप लिखो, यस आई विल बी क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन डेफिनेटली। माइंडसेट बनाना है आपको, माइंडसेट आप बनाइए। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक है जीन साइलेंसिंग। अब हमने जीन एक्सप्रेशन के बारे में तो पढ़ लिया है कि भाई डीएनए है, उसके अंदर पार्टिकुलर जीन है जो आपका एक पार्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैंने बताया कि एक पार्टिकुलर जीन है जिसको एक्सप्रेस करने के बाद उसका जो आँख है, व्यक्ति का जो आँख है वो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, या फिर हेयर है वो कर्ली हो सकता है, या फिर नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका जीन एक्सप्रेशन। लेकिन जब हमें जीन एक्सप्रेस नहीं करवाना हो तब हम क्या करेंगे? तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग। तो पार्टिकुलर जीन जो अपना फीचर्स को एक्सप्रेस कर सकता था लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा है, तो हमने उस जीन को एक्सप्रेस होने से साइलेंस कर दिया, रोक दिया, तो वो है आपका जीन साइलेंसिंग। ठीक है, तो ये जो जीन साइलेंसिंग है वो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी यूज करता है। कैसे यूज करता है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेडर आया, फॉरेन जीन आया जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है, तो हमारा जो टी सेल बी सेल्स या फिर जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली उस फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करने से रोकता है। तो जो डिजीज हमें हो सकती वो डिजीज होने से बच जाती है। लेकिन कभी कभी जब वो जो फॉरेन इन्वेडर की पावर ज़्यादा है तो फिर वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाता है और फिर हमें बीमारी हो जाती है, हमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो एक तो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है। अगर नेचुरल डिफेंस सिस्टम कारगर है तो फिर जीन साइलेंसिंग फॉरेन इन्वेडर की हो जाएगी। अगर कारगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर एचआईवी है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि कोई छोटी से छोटी बीमारी भी वो बड़ी बन जाती है उसके लिए। ठीक है, तो इम्यूनो डिफिशियंसी से तो कहते हैं उसे, क्योंकि इम्यून जो है वो डिफिशिएंट हो जाता है, इम्यून फाइट नहीं कर पाता है फॉरेनर से। तो होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट जीन साइलेंसिंग। सारा खेल आपका सेल, डीएनए, जीन, ये इन सब के बेसिक्स को आप अगर कवर कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका आराम से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब ज़्यादा नहीं है, आराम से आपका ये कवर हो जाएगा। जीन थेरेपी मैंने आपको बता दिया, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक पार्टिकुलर जीन को अगर ट्रीट करना है तो जीन थेरेपी, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, जीन मतलब जीन का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीन थेरेपी। बस आपको कीवर्ड समझना है कि क्या है। अब
जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मैंने 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। ये आप एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है? कि कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। अब ये फैक्चुअल डाटा है कि हाँ, ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, जो 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है? एम क्या है? तो लगभग 10,000 जेनेटिक सैंपल्स जो लोग रह रहे हैं हमारे देश में डिफरेंट लोकेशंस पर, तो उसके जेनेटिक सैंपल्स को कलेक्ट करना है और एक रेफरेंस जीनोम तैयार कर लेना है भारतीय पॉपुलेशन। अदर इनिशिएटिव जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए चल रही है, जैसे इंडिया जेन प्रोग्राम है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है किसके द्वारा फंडेड की जा रही है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है? तो इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। ये आपका आईटी एंड कंप्यूटर का सेक्शन है। हम इसे डिटेल से नेक्स्ट सेक्शन में कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम सेगमेंट वाइज चल रहे हैं। जैसे अभी बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट किया, तो लगभग ये 1.5 सालों का जो बायोटेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स है, वो आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है? तो इससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। अगर टेलीग्राम पर आप जुड़ रहे हैं, तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। तो फिर एक आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में अब टिश्यू कल्चर। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टिश्यू कल्चर का क्या मतलब होता है कि भाई हम टिश्यू को ग्रो कर रहे हैं आर्टिफिशियल लैब में, ठीक है? उसी प्रकार से प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब ये हुआ कि प्लांट टिश्यू की हम कल्चरिंग कर रहे हैं। कल्चरिंग का मतलब ये हुआ है आर्टिफिशियली ग्रो करवाना, ठीक है? तो जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, तो जो अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट सेल है, अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट सेल क्या होते हैं? वो जो है किसी स्पेशलाइज्ड सेल्स में बाद में डेवलप हो सकते हैं। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, इट रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल टिश्यू या ऑर्गन ऑन द सिंथेटिक मीडियम, क्योंकि कल्चरिंग की जा रही है अंडर द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। जो उसको इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए ग्रोथ के लिए, वो दिया जा रहा है आर्टिफिशियली, ताकि अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स टिश्यू या ऑर्गन का कल्टीवेशन किया जा सके, ठीक है? तो ये कैसे हो पाता है? तो मैंने आपको बताया टोटिपोटेंसी के आधार पर, क्योंकि प्लांट सेल में टोटिपोटेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और टोटिपोटेंसी का मतलब ही यही है कि भाई ये किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में ग्रो हो सकता है। तो टोटिपोटेंसी का आपको अच्छे से याद रखना है। एबिलिटी ऑफ द सेल, इट कैन बी द ह्यूमन सेल, इट कैन बी द प्लांट सेल, ये किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट ये ग्रो हो सकता है। तो ये था आपका पूरा बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर, पूरे 1.5 सालों का। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वैसे ये आईटी का है टॉपिक, लेकिन ये यहीं पर कवर करवा देते हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है 2024 का, वो आईएमएफ ने रिलीज किया है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो यहाँ तक आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट में हम आपको बता देते हैं कि क्या हम करवाने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो, आपका स्पेस वाला हो चुका है, बायोटेक्नोलॉजी हो चुकी है, उसके बाद हम डिफेंस करवाएंगे। उसके बाद 2-3 टॉपिक और बचे हैं, एनर्जी के टॉपिक्स बचे हैं, हेल्थ के टॉपिक बचे हैं, और फिर आपका मिसलेनियस टॉपिक बचा है। तो उसके बाद आपका ये पूरा 1.5 सालों का करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर चाहिए पीडीएफ डाउनलोड करिए और फिर उसको बार बार रिवाइज करिए। और अगर आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप वीडियो को प्लेबैक कर सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगी। ये सारा बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्चुअल का खेल है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छी लग रही है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, येस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स 2024, डेफिनेटली। उसके बाद आपका माइंडसेट बनेगा, और कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन।